हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे प्लेटफॉर्म सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैथ्स का फोर्थ पेपर लेके आया हूँ, सीटेट पेपर 1 का। जैसे आप लोग सभी जानते हो कि टोटल अभी तक हम 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं पेपर के मैथ्स के, जिसमें पेपर 1 प्राइमरी वाला था। आज जो है मैं आपके सामने फोर्थ पेपर लेके आया हूँ। जो फोर्थ पेपर है हमारा, ये हुआ था हमारा 6 जनवरी 2022 को। ठीक है, इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन कंटेंट के और 15 क्वेश्चन जो थे पैडागोजी के। तो स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे कंटेंट के, और अगले 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे पैडागोजी के। और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि अब आपका जैसे पेपर जल्दी आने वाला है, 20 अगस्त को आपका पेपर है, तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। कोशिश करना कि नई चीज़ें ना सीखो, क्योंकि अभी इतना टाइम आपके पास नहीं बचा कि आप नई चीज़ों को सीख पाओ। तो आज हम अपना फोर्थ पेपर शुरू करते हैं, जो कि हमारा हुआ था 6 जनवरी 2022 को। अब देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 25347। मतलब वो कह रहा है 25,347 में हमारे पास कितने जो है हंड्रेड्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स पूछ रहा है। देखो कभी भी आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ हंड्रेड्स बताओ, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों की संख्या बताओ, तो आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर नंबर को जैसे 25,347 है, इसे आपको किससे डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 253.47 आएगा। कितना आएगा, 253.47 आएगा। तो जो हमारा डेसिमल वाला जो नंबर है 0.47, इसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 253 बचेगा। इसका मतलब 25,347 में हमारे पास टोटल जो हंड्रेड्स आएंगे वो कितने आएंगे, 253 आएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा 253। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड नंबर ऑफ टेंस, कि 25,347 में कितने टेंस आएंगे, तो 25,347 को आप किससे डिवाइड करते, फिर 10 से डिवाइड करते, तो ये होता आपका 2534.7। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.7 को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाता 2534। लेकिन क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ टेंस नहीं पूछा, नंबर ऑफ हंड्रेड्स पूछे हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 253। क्लियर है, आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आई एम एट 2 डिजिट ऑड नंबर। मतलब वो क्या कह रहा है, नंबर जो है, एक नंबर है, वो अपने बारे में बता रहा है। वो अपने बारे में क्या बता रहा है, कि मैं जो हूं वो 2 डिजिट का ऑड नंबर हूं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, और सम संख्या मतलब इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑड नंबर। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 88 नहीं होगा, इन तीनों ऑप्शन में से ही कुछ होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड ग्रेटर देन 24/4। वो कह रहा है कि मैं जो नंबर हूं वो 24/4 से ज्यादा हूं। 24/4 क्या होता है, 96। मतलब वो कह रहा है कि मैं जो हूं 96 से ज्यादा हूं। इसका मतलब वो नंबर क्या हो सकता है, 97 हो सकता है, 98 हो सकता है और 99 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, 2 डिजिट का। क्या हो सकता है, 97, 98 और 99। लेकिन वो क्या है, ऑड नंबर है, तो 98 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, 87 नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 97 होगा या 99 होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, माई वंस एंड टेंस डिजिट्स आर इक्वल। वो कह रहा है वो मैं जो नंबर हूं, मेरी जो टेंस डिजिट है और जो यूनिट डिजिट है, मतलब वंस डिजिट है और जो टेंस डिजिट है वो क्या है, बराबर। मतलब इकाई का मान और दहाई का मान क्या है, बराबर। अब देखो यहां पे इकाई का मान है 9, यहाँ पे दहाई का मान है 9, तो इसका मतलब ये बराबर है। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डी होने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये किससे था, नंबर सिस्टम से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens। ठीक है, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया, ये जो क्वेश्चन हमारा आ गया, ये किसका आ गया, हमारा प्लेस वैल्यू का। जैसे हम एक पेपर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक हमारे पास क्या होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, अंकित मान या जातीय मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका है, प्लेस वैल्यू का, स्थानीय मान का। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन द नंबर 276875। मतलब वो कह रहा है 27 68 75 में 2 7 है, 27 68 75 में 2 7 है, एक 7 तो ये है और एक 7 ये है। वो कह रहा है 276875 में जो दो अलग अलग जो 7 है, एक 7 ये वाला, एक 7 ये वाला, तो दोनों की जो प्लेस वैल्यू है उसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंस। अब देखो ये जो 7 है इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 4 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये 7 लिखा, इसके बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो 0 लिख दिया। अब हमसे क्या कह रहा है कि 276875 में जो दोनों 7 है इनकी प्लेस वैल्यू निकालो, निकाल दिया। और हमसे क्या पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था, अंतर। तो 70,000 में से 70 हम माइनस कर देंगे तो ये होगा 69,930। इसका मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डी होने वाला है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो था ये हमारा किसका था, प्लेस वैल्यू का था। ये किसका था, हमारा प्लेस वैल्यू का। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता, इसी क्वेश्चन में बोलता कि 276875 में जो दो 7 है इसकी, अभी तो प्लेस वैल्यू कह रहा था और वो कहता फेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7, और इस 7 की फेस वैल्यू भी क्या होगी, 7। अगर वो डिफरेंस पूछता तो हमारा क्या आंसर आता, 0 आता। ये 0 कब आता, जब यहाँ पे प्लेस वैल्यू की जगह क्या लिखा होता, फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलते हैं गुणनफल, ऑफ 0.013 एंड 0.07 इज इक्वल टू। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, ये नंबर और ये नंबर दोनों का हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो 0.013 इनटू में 0.07। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 13, और कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो नीचे हम क्या करेंगे, 3 0 लिखेंगे। 3 0 का मतलब 1000 लिखेंगे, इनटू में 7 अपॉन में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 0। 13 सत्ते क्या होता है, 91। 13 7 सा क्या होता है, 91। अपॉन में नीचे टोटल कितनी जीरो है, 5 0, तो 1, ये 00000, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, 0.00091। इसका मतलब इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारा आएगा ये। अब देखो ये वाला ऑप्शन किस में है, ये वाला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है फर्स्ट में। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा ए होगा। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फोकस के साथ करना है। ऐसे क्वेश्चन ये फ्री के नंबर है, इसमें हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसे ढंग से पढ़ते हैं पहले।
ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि इस टेबल को हमें, इस डाटा को अच्छे से पढ़ना है और हमें क्या है आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि जो मिल्क है वो टोटल कितने बच्चों के द्वारा लाइक किया जाता है, 30 बच्चों के द्वारा मिल्क को लाइक किया जाता है। और जो कॉफी है वो कितने बच्चों के द्वारा लाइक की जाती है, 25 बच्चे जो है कॉफी को पसंद करते हैं। और जो चाय है वो कितने बच्चों के द्वारा लाइक की जाती है, 35 बच्चों के द्वारा। और जो लेमनेड है वो 10 बच्चे लाइक करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हमें इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। वो कह रहा है चिल्ड्रन हु लाइक लेमनेड, मतलब वो बच्चे जो नींबू का पानी पसंद करते हैं, वो क्या है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर। पहले तो देखते हैं नींबू पानी जो है कितने बच्चे पसंद करते हैं। नींबू पानी जो है 10 बच्चे पसंद करते हैं। और टोटल कितने बच्चों में से, 100 बच्चों में से। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1/10 आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कितना होगा 1/5 होगा। तो इसका मतलब 1/5 हमारा नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी, मतलब वो बच्चे जो कॉफी पसंद करते हैं, आर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब वो कह रहा है जो बच्चे कॉफी पसंद करते हैं वो कुल बच्चों का क्या है 1/4 है, मतलब 1/4 है। अब देखो कॉफी कितने बच्चे पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं 25 बच्चे। टोटल कितने बच्चों में से, 100 बच्चों में से। तो ये कितना हो गया 1/4। और क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या था 1/4 था। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन देखने की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें सेकंड में ही आंसर मिल गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया वो 6 क्वेश्चन आ गया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक एंगल का मेजरमेंट करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 2 o'clock। मतलब वो कह रहा है 2 बजे, घड़ी में 2 बजेंगे। पहले तो क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया 12 बजे, ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 9। और 2 बजे की बात कर रहे हैं, तो 2 जो है वो लगभग यहाँ पे बजेंगे, 2 जो है यहाँ पे बजेंगे। अब देखो 2 कब बजेंगे, जब बड़ी वाली सुई, मतलब एक सुई तो हमारी यहाँ पे होगी 2 पे, और एक सुई हमारी कहाँ पे होगी 12 पे, यही होगी। एक सुई जो है वो 12 पे होगी और एक सुई 2 पे होगी, तभी तो हमारा 2 बजेंगे। और यहाँ पे देखो एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, मतलब वो कह रहा है कोण का माप ज्ञात कीजिए। कौन सा, फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 2 o'clock। मतलब घड़ी में जब 2 बज रहे थे, घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका माप कितना होगा, ये कितने डिग्री का होगा। अब देखो ये जो हमारी घड़ी है, यहाँ पे जो सेंटर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और टोटल अगर हम देखें तो कितने घंटे होते हैं घड़ी में, 12 घंटे होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 12 घंटे जो हैं, 12 घंटे जो हैं वो किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो एक घंटे की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री बटे में 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री। मतलब एक घंटे, मतलब हर एक घंटे पे कितने कितने डिग्री का एंगल बढ़ता जाएगा, 30-30 डिग्री का एंगल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितने बज रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे। तो 2 घंटे का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री इंटू में 2। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 60 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब वो क्या कह रहा है, देखो बिंसी वॉन्ट्स टू स्पेंड एट लीस्ट अमाउंट ऑन परचेजिंग डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, मतलब लड़की का नाम क्या है, लड़की का नाम है बिंसी। लड़की का नाम क्या है, बिंसी। बिंसी वॉन्ट्स टू स्पेंड लीस्ट अमाउंट, मतलब बिंसी जो है, जो मतलब ये बिंसी नाम की जो लड़की है वो कम से कम पैसा खर्च करना चाहती है ऑन द परचेजिंग ऑफ डेकोरेटिव आइटम। मतलब डेकोरेटिव आइटम पे, मतलब सजावट की वस्तुओं पर कम से कम पैसा खर्च करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी सेलेक्ट टू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट। मतलब वो क्या कह रहा है, इन चारों ऑप्शन में से वो किस ऑप्शन को चूज करे जिससे उसे कम से कम पैसा खर्च करना पड़े। ठीक है जी, पहला देखते हैं, 16 डजन आइटम्स एट 18.50 ईच।
मतलब उसने 16 दर्जन आइटम टोटल खरीदी और एक आइटम का जो रेट है वो कितना है 18.5 रुपये। तो देखो इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, 16 दर्जन है, एक दर्जन में टोटल कितने पीसीज होंगे 12 पीसीज, तो ये टोटल नंबर ऑफ पीसीज आ गए 16 इंटू 12। और एक पीस को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं 18.5, तो इसे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 12 इंटू में 18.5। अब हम अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं, 170 पैकेट्स एट 21.50 ईच, मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने खरीदे गए 170 पैकेट खरीदे गए और एक पैकेट का जो प्राइस है वो है 21 रुपये 50 पैसे। एक पैकेट का प्राइस 21 रुपये 50 पैसे है, तो 170 का कितना होगा 170 इंटू में 21.50। अब आगे क्या कह रहा है 12 डजन आइटम्स एट 25 ईच, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी खरीदी गई 12 दर्जन। 12 दर्जन, एक दर्जन में होता है 12, तो ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू में कितने की है 25 रुपए की, ये आ गई इसकी कॉस्टिंग। अब आगे क्या कह रहा है 220 पैकेट खरीदे गए और एक पैकेट कितने का खरीदा गया 16.5 का। एक पैकेट का प्राइस है 16.5, तो 220 पैकेट का प्राइस क्या होगा 220 इंटू में 16.5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हमें करना पड़ेगा इन चारों को मल्टीप्लाई। और वो क्या कह रहा था लीस्ट अमाउंट पूछ रहा था, मतलब कम से कम पैसा खर्च करना पड़े। तो इसका मतलब चारों को जब हम कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगी आंसर होगी। तो हमें पहले क्या करना है 16, 12 और 18.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3552, मतलब 3552 रुपये। अगला क्या है 170 को 21 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करके आपका आएगा ये 3655 रुपये। अगला क्या है 12 इंटू 12 इंटू 25, तो 12 इंटू 12 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3600 रुपये। अगला है 220 इंटू में 16 रुपये 50 पैसे, तो 220 इंटू 16 रुपये 50 पैसे को मल्टीप्लाई करके आएगा 36 रुपये 30 पैसे। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा होता कि सबसे ज्यादा पैसा कहां पे खर्च होगा, तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है 3655 रुपए, तो हमारा आंसर होता बी। लेकिन उसने क्या पूछा है सबसे कम पैसा कहां पे खर्च होगा, तो सबसे कम पैसा जो है वो 3552 है और बाकी जो है 3600 से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा ए होगा। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये किस टॉपिक से था, ये मनी वाले टॉपिक से था। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द टेबल शोज द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ प्लांट ड्यूरिंग डिफरेंट वीक। मतलब वो क्या कह रहा है एक हमारे पास प्लांट है, एक पौधा है, एक हमारे पास प्लांट है, एक पौधा है, उसकी लेंथ में जो है चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट वीक्स, मतलब हर हफ्ते जो है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही होगी। अब देखो वो क्या कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है वीक, यहां पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है वीक 1 में, मतलब पहले हफ्ते जो प्लांट था उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे हफ्ते जो प्लांट की जो हाइट थी वो कितनी बढ़कर कितनी हो गई 2.7 सेंटीमीटर। तीसरे हफ्ते के दौरान उसके प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ के कितनी हो गई 5.8 सेंटीमीटर। और चौथे हफ्ते के दौरान उसके प्लांट की हाइट जो है वो बढ़कर कितनी हो गई 8.6 सेंटीमीटर। और लास्ट जो है 5वें हफ्ते के दौरान उसके प्लांट की हाइट बढ़ के कितनी हो गई 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और जो हमारे पास डाटा दे रखा है उसे समझने की कोशिश करी, क्योंकि जब तक आप डाटा को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने सबसे पहले क्या करा डाटा को सही से पढ़ा। अब देखो क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट फ्रॉम, मतलब वो कह रहा है एक बार फिर दोबारा देख लो, द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट फ्रॉम, मतलब वो कह रहा है कि जो प्लांट की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा कब बढ़ी है। वो कह रहा है वीक 1 से वीक 2 के दौरान, वीक 2 से वीक 3 के दौरान, मतलब दूसरे हफ्ते से लेके तीसरे हफ्ते तक, तीसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते तक, चौथे हफ्ते से लेके 5वें हफ्ते तक। ठीक है जी, अब देखते हैं वीक 1 में कितनी थी 0.5, वीक 2 में बढ़ के कितनी हो गई 2.7, तो इसका मतलब 0.5 से 2.7 हो गई, तो बढ़ के कितनी हो गई 2.7 माइनस में 0.5,
तो ये बढ़कर हो गई 2.2 सेंटीमीटर। मतलब पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते के दौरान जो पौधे की जो ऊंचाई थी वो कितनी बढ़ी थी, 2.2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दूसरे हफ्ते से लेके तीसरे हफ्ते तक के दौरान। दूसरे हफ्ते जो प्लांट की हाइट थी वो थी 2.7 सेंटीमीटर और तीसरे हफ्ते हो गई 5.8 सेंटीमीटर। तो बढ़ी कितनी, 5.8 माइनस में 2.7, तो 5.8 में से 2.7 जब माइनस होगा तो ये हमारा कितना बचेगा, 3.1 सेंटीमीटर। मतलब दूसरे हफ्ते से लेके तीसरे हफ्ते तक के दौरान प्लांट की हाइट कितनी बढ़ी है, 3.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तीसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते तक, चौथे हफ्ते में हो गई 8.6, किससे, 5.8 से, तो कितनी बढ़ी, 8.6 माइनस में 5.8, तो ये माइनस करके आपका जो आएगा 6.8 हो गया, 7 ये आपका माइनस कर ही लेते हैं, चलो 8.6 और 5.8, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें चौथे हफ्ते से लेके पांचवें हफ्ते तक, ये 8.6 सेंटीमीटर से लेके 11.5 सेंटीमीटर हो गई, तो 11.5 माइनस में 8.6, इसे अगर आप माइनस करोगे तो 1.5 और 1.4, ये हो गई 2.9 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे ज्यादा हाइट कहां बढ़ी है, सबसे ज्यादा हाइट बढ़ी है 3.1 सेंटीमीटर, और 3.1 सेंटीमीटर कौन से, दूसरे से तीसरे हफ्ते के दौरान। दूसरे से तीसरे हफ्ते के दौरान उस पौधे की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 3.1 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी। क्लियर है, 8th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि किस हफ्ते के दौरान प्लांट की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, तो सबसे कम कहां पे बढ़ी है, 2.2 बढ़ी है, कहां पे, वीक 1 से लेके वीक 2 के दौरान, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन आंसर कब होता है ए, जब वो बोलता है कि प्लांट की हाइट सबसे कम कब बढ़ी है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन 2D फिगर्स का, मेंसुरेशन 3D फिगर का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मीता एंड बंटी वर काउंटिंग द फेसेस, फेसेस मतलब सरफेस, मतलब वो क्या कह रहा है, दो लोग हैं, एक तो मीता है और एक बंटी है, वो क्या काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग द फेसेस ऑफ वेरियस शेप, ठीक है। कौन कौन से, एक तो क्यूब के वो फेस काउंट कर रहे हैं, एक वो सिलेंडर के फेस काउंट कर रहे हैं, एक वो क्यूबॉइड के फेस काउंट कर रहे हैं, और एक वो स्फेयर के फेस काउंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो क्यूब कैसे होता है, क्यूब हमारा लगभग ऐसे होगा, ये क्यूब की क्या होती है, तीनों साइड हमारी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब कोई भी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो वो क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। और देखो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड और स्फीयर। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, क्यूब की। तो क्यूब में कितने फेस हैं, 6। तो 6 का मतलब देखो ये 8 वाला और ये 8 वाला तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसलिए हमें ऑप्शन पे पहले फोकस करना है क्योंकि हम एलिमिनेशन भी साथ साथ करते रहेंगे। अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, और क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, घन। जो हमारा सिलेंडर होगा वो लगभग हमारा ऐसा बनेगा। अब देखो सिलेंडर के कितने फेस होंगे, एक तो आप स्टॉप से देखोगे तब, एक स्टॉप से और एक फ्रंट से, तो टोटल हमारे फेस कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में भी सेकंड में 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है ना। सॉरी, ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए, ये वाला और ये वाला तो हमारे एलिमिनेट हो गए। 6 आ रहे थे, अब 3 आ रहा है, तो 3 इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डी हो जाएगा हमारा आंसर। हमें क्यूबॉइड और स्फीयर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और स्फीयर में कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6361। 6361 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेसर देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। मतलब वो हमसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न ऐसा है
जो कि 7/8 से तो छोटा है और 1/3 से बड़ा है। क्लियर है? मतलब वो हमसे कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा भिन्न ऐसा है जो कि 7/8 से तो छोटा है लेकिन 1/3 से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले 7/8 को सॉल्व करते हैं। 7/8 का मतलब क्या है, 7 को जो है आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये कितना होगा, 8 8 जा 64 होगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0, 8 7 जा क्या होगा हमारा, 56 होगा। इसका मतलब 7/8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 7/8 की जो हमारी वैल्यू आएगी डेसिमल में वो क्या आएगी, 0.87। ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.87 आएगी। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, 1/3। 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही तो ये क्या आएगा, 0.33। ठीक है, अब हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि 0.33 से तो बड़ा है लेकिन 0.87 से छोटा है। अब 9/10, देखो 9/10 का मतलब क्या है, 0.9। 9/10 का मतलब क्या है, 0.9। अब देखो 0.9 जो है 0.87 से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि 0.87 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन 0.33 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, 3/11। इसका मतलब 3 को किससे डिवाइड करोगे, 11 से। 11 दूनी 22। तो देखो ये आएगा हमारा लगभग 0.2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.2 समथिंग आएगा। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि 0.33 से तो बड़ा होना चाहिए, मतलब 1/3 से तो बड़ा होना चाहिए, और 0.87 से छोटा होना चाहिए, मतलब 7/8 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया, 0.2 हो गया, जो कि इससे कम होगा। तो ये भी खत्म। अगला है हमारे पास 17/24। मतलब 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से, 0। ठीक है, अब देखो 24 का टेबल अब देखना है। 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। 24 कितना होता है, 144। अब हम चेक करते हैं 24 सत्ते। टेबल अगर आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 7 चौक 28 और 2, और 7 दूनी 14 और 2 16। तो इसका मतलब 24 सत्ते ये हो गया। 24 सत्ते कितना हो गया, 168 हो गया। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.7 समथिंग आएगी। अब एक चीज देखो, 0.7 जो है 0.87 से तो छोटा है और 0.33 से बड़ा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। तो अभी तक हम जो है टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 10। मतलब हमारा जो है 1/3 पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया औसत का, मतलब एवरेज का, और हम इसे मीन भी बोल सकते हैं। वो क्या कह रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 150 सेंटीमीटर। वो कह रहा है 5 दोस्तों की जो औसत ऊंचाई है, उनकी जो औसत जो हाइट है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर। तो उनकी ऊंचाई का योगफल कितना होगा, वो होगा, देखो सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज मतलब औसत, इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों की संख्या। कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। तो ये कितना हो गया, 750 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पांचों दोस्त हैं, उन पांचों दोस्तों की ऊंचाई को अगर हम टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा, 750 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, 4 दोस्तों की, उनमें से 4 दोस्तों की जो हाइट है वो कितनी है, 153, 150, 151 और 147। उन 5 दोस्तों में से 4 दोस्तों की हाइट दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा है, देन द हाइट ऑफ द 5th फ्रेंड। तो हमें क्या बताना है, 5वें दोस्त की, 5th फ्रेंड की हमें हाइट बतानी है। अब इसे टोटल करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 1 और 5 6, 6 और 5 11, और 5 16 और 4 20, 0, 3 और 1 4 और 2 601 सेंटीमीटर। देखो 5 दोस्तों की ऊंचाई का योगफल कितना था, 750 सेंटीमीटर, और 4 दोस्तों की ऊंचाई का योगफल कितना है, 601 सेंटीमीटर। तो जो 5वां दोस्त होगा उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 750 माइनस में 601। तो 750 में से अगर हम 601 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 149 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 5वां दोस्त है
पांचवा दोस्त है उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 150 सेंटीमीटर होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11वां क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब 12वें क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं पहले तो। वो कह रहा है टीम ए स्कोर्ड 368 रन्स इन फर्स्ट इनिंग। मतलब वो कह रहा है जो टीम ए है वो अपनी पहली पारी में कितने रन बनाती है, 368 रन बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड 458 रन्स इन सेकेंड इनिंग। टीम ए जो है अपनी पहली पारी में 368 रन बना रही है, जबकि अपनी दूसरी पारी में कितने रन बना रही है, 458 रन बना रही है। ये बात हो गई टीम ए की। अब क्या कह रहा है, टीम बी स्कोर्ड 395 रन्स इन फर्स्ट इनिंग एंड फर्स्ट इनिंग में कितने रन बना रही है, 395 रन, और 439 रन्स इन सेकेंड इनिंग, जबकि वो अपनी दूसरी पारी में कितने रन बना रही है, 439 रन बना रही है। विच टीम वन द मैच एंड बाय हाउ मच मैनी रन। मतलब वो कह रहा है कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी और कितने रन से जीतेगी। ठीक है जी, अब देखो बात करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे टीम ए, यहाँ पे लिखा टीम बी। ये हो गई पहली पारी और ये हो गई दूसरी पारी। अब शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। टीम ए स्कोर्ड 368 रन्स इन फर्स्ट इनिंग। मतलब टीम ए ने अपनी पहली पारी में कितने रन बनाए, 368 रन। तो टीम ए के नीचे मैंने 368 रन लिख दिए पहली पारी के सामने। एंड 458 रन्स इन सेकेंड इनिंग, जबकि टीम ए ने अपनी दूसरी पारी में कितने रन बनाए, 400। दूसरी पारी में उसने कितने रन बनाए, 458 रन। तो अगर हम देखें टीम ए ने टोटल कितने रन बनाए, 8 और 8 16, एक ऊपर जाएगा तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, फिर 1 और 3 4, 4 और 4 8। मतलब टीम ए ने टोटल कितने रन बनाए, 826 रन। अब हम चलते हैं आगे। टीम बी स्कोर्ड 395 रन इन फर्स्ट इनिंग। मतलब टीम बी ने अपनी पहली पारी में कितने रन बनाए, 395 रन। एंड 439 रन्स इन सेकेंड इनिंग, जबकि दूसरी इनिंग में इसने कितने रन बनाए, 439 रन। अब टोटल करते हैं, 9 और 5 14, एक जाएगा तो 1 और 9 10, 10 और 3 13, फिर एक जाएगा तो 1 और 3 4, 4 और 4 8। इसका मतलब देखो टीम ए ने बनाए 826, टीम बी ने बनाए 834। अब क्या पूछ रहा है, विच टीम वन द मैच। कौन सी टीम मैच जीती। अब देखो जिस टीम ने अपनी दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाए होंगे वो जीतेगी। किसने बनाए है, बी ने बनाए। किसने बनाए, बी ने। तो कौन सी टीम जीती है, बी। तो टीम ए नहीं जीती, टीम ए नहीं जीती। अब आगे बढ़ते हैं। एंड बाय हाउ मेनी रन्स। मतलब टीम बी तो मैच जीती है, कितने रन से। टीम बी ने बनाए 834, इसने बनाए 826। तो टीम बी कितने रन से जीती है, 834 माइनस में 826, 8 रन से। 8 रन कहां पे है जी, यहां पे। तो टीम बी जो है 8 रन से जीती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको देखो अप्रोच क्या रखनी है, क्वेश्चन को एक बार पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद दूसरी बार जब हम उसे पढ़ेंगे तो जो भी हमारे पास डाटा दे रखा है उसे हम लिखते रहेंगे और उसे आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो सीटेट में आपको किसी भी कंसेप्ट की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस आपको क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और अपनी रियल लाइफ से उसे अगर कनेक्ट करके देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। अब देखो एक क्वेश्चन हमारा आ गया ये टाइम वाला। कौन सा क्वेश्चन हमारा आ गया, ये टाइम वाला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन मतलब एक रेलगाड़ी, डिपार्ट्स मतलब प्रस्थान, फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 5:30 ऑन 28 सितंबर 2021। मतलब वो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है। कहां के लिए निकलती है अभी देखते हैं। वो निकलती है सुबह 5:30 पे, 5:30 दे रखा है, इसका मतलब सुबह 5:30 पे 28 सितंबर को। और एंड रीचेस चेन्नई, मतलब वो दिल्ली से निकलती है, वो ट्रेन दिल्ली से निकलती है और पहुंचती कहां पर है, चेन्नई पहुंचती है। दिल्ली से कब निकली वो, 28 सितंबर 2021 को सुबह 5:30 पे। एंड चेन्नई कब पहुंची, 21:50 मतलब 9:50 पे, रात को 9:50 पर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है वो 9:50 पे पहुंची है रात को, क्योंकि 21:50 का मतलब क्या है, रात को 9:50। वट इज द ट्रेवल टाइम टेकन बाय द ट्रेन।
मतलब ट्रेन ने दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में कितना टाइम लिया। देखो दिल्ली कब निकली है, सपोज दैट मंडे को निकली है, सपोज दैट कब निकली है, मंडे, वैसे डे मेंशन नहीं है, मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से कि दिल्ली से निकली है मंडे को, कब 5:30 पे, और सुबह के हैं तो मैंने AM लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम में AM लिखो या ना लिखो उसका मतलब AM ही होता है। और चेन्नई कब पहुंची है, अगले दिन, क्योंकि लिखा हुआ था ना, एंड रीचेस चेन्नई नेक्स्ट डे, चेन्नई पहुंची है अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे, और कब पहुंची है 21:50 पर, 21:50 लिखो या 9:50 PM लिखो, बात एक ही है। अब वो कह रहा है कि वो ट्रेन दिल्ली से चेन्नई कितने घंटे में पहुंची है। अब जरा ध्यान से देखो, मंडे निकली है सुबह 5:30 पे, तो इसका मतलब मंडे जो है सुबह 5:30 से रात को 12 बजे तक चली है, तो ये तो आ जाएगा मंडे का टाइम। और चेन्नई और ट्यूसडे को जो है रात को 12 बजे से लेके अगले दिन, सॉरी रात को 12 बजे से लेके उसी दिन 21:50 मतलब 9:50 पे पहुंची है। तो पहले हम क्या करते हैं, मंडे का टाइम काउंट करते हैं। मंडे का टाइम क्या होगा, 24 घंटे टोटल होते हैं मंडे को, 5 घंटे 30 मिनट वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब मंडे कितने घंटे चली है, 24 घंटे माइनस में 5 घंटे 30 मिनट, यही होगा। 24 घंटे में से हम क्या करेंगे, 5.5 घंटे माइनस कर देंगे। अब देखो 24 में से क्या करो, 6 घंटे माइनस कर दो, 24 में से 6 घंटे माइनस करा तो कितना हो गया, 18 घंटे। मुझे माइनस करना था 5 घंटे 30 मिनट, मैंने माइनस कर दिया 6 घंटे, तो मतलब मैंने 30 मिनट ज़्यादा कर दिए, तो 18 घंटे था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब वो ट्रेन जो है मंडे को कितने घंटे चली है, 18 घंटे 30 मिनट। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को जो है वो कब पहुंची है, 21:50। 21:50 का मतलब क्या है, रात को 12 बजे से लेके उसी दिन 21:50, मतलब 24 घंटे में से 21 घंटे 50 मिनट चली है। इसका मतलब क्या है, 21 घंटे 50 मिनट चली है, 21 घंटे 50 मिनट चली है। तो देखो ये हो गया 18 और 21, अब इसे अगर हम प्लस करेंगे तो 18 और 21 कितना हो गया, 39 घंटे, और 30 और 50 हो गया 80 मिनट, 39 घंटे 80 मिनट, 39 घंटे हमारा हो गया 80 मिनट। अब ये जो है 80 मिनट है, 80 मिनट में से क्या करते हैं, 60 मिनट ले लेते हैं, इसमें से मैं 60 मिनट लूंगा तो इसके पास बच जाएंगे 20 मिनट, 60 मिनट लूंगा तो इसके पास कितने मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट। अब ये जो 60 मिनट लिए हैं वो इसे दे देते हैं, 39 और 1 40। इसका मतलब वो जो ट्रेन है दिल्ली से चलकर चेन्नई तक वो कितने घंटे में पहुंची है, वो पहुंची है 40 घंटे 20 मिनट में। तो 40 घंटे 20 मिनट हमारा किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होने वाला है, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ये जो टॉपिक, ये क्वेश्चन जो था हमारा वो टाइम वाले टॉपिक से था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई अ नंबर। आइडेंटिफाई अ नंबर मतलब संख्या को पहचानो, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणज, मतलब जो कि 5 का गुणज हो, एंड 7, मतलब वो नंबर हमें बताना है इन चारों नंबर में से, वो नंबर हमें बताना है जो 5 का मल्टीपल हो और 7 का मल्टीपल हो, बट नॉट ऑफ 6, लेकिन वो 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब हमें क्या बताना है, इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जो 5 का गुणज होगा, 7 का गुणज होगा, गुणज मतलब मल्टीपल, लेकिन 6 का गुणज नहीं होगा। इसको इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो वो ये कहना चाहता है, इन चारों नंबर में से वो नंबर बताओ जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन 6 से ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो चीजें मिक्स हो गई है, एक तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है और एक हमारा नंबर सिस्टम का भी थोड़ा पार्ट लग रहा है। पहले देखते हैं 5। देखो 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट 0 हो या 5 हो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो ये सारे नंबर 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये चारों जो हमारे नंबर है वो किसके मल्टीपल है, 5 के। इसका मतलब 5 से मेरा काम नहीं बना। अब चलते हैं 7 से। देखो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 छक 42, मतलब ये चारों नंबर जो है ना ये 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी, मतलब ये चारों नंबर जो है 5 और 7 दोनों का मल्टीपल है। अब चलते हैं 6 पे, यही हमारा काम करेगा। अब देखो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो क्या कहता है, जो नंबर
2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। देखो ये सारे नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं, अब 3 से चेक करते हैं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सा नंबर बताना है जो 6 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 280 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। 280 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 280 5 का मल्टीपल भी है, 7 का मल्टीपल भी है, लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया 14th क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है जी, आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट के लास्ट क्वेश्चन पे, 15वें क्वेश्चन पे, सॉरी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मतलब ये किसका क्वेश्चन है? लाइन सिमेट्री का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इन चारों लेटर में से कौन सा लेटर ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी बनाता है और वर्टिकल सिमेट्री भी बनाता है, और कौन सी सिमेट्री? लाइन सिमेट्री। देखो जैसे ये H है, ये H है, इसे मैंने बीच में से ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है? बराबर सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये लाइन सिमेट्री हो गई। अब ऐसे ही ये तो सीधी रेखा हो गई। अब मैंने ये H हो गया, इसे अगर आप ऐसे काटोगे, लाइन एक खींचोगे, तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? वो सेम होगा। तो इसका मतलब जो H जो है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन सिमेट्री है वो क्या है? सेम है। वो क्या है? सेम है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा H। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा क्या शुरू हो चुका है, हमारा पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चन को देखते हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया, पेडागोजी में हमें अप्रोच क्या करनी है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, और हमें 4 में से 3 गलत ढूंढने हैं, तो एक जो बचेगा वो सही बचेगा। कभी भी अगर आप सही आंसर पे जाओगे तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा सही आंसर मिले, लेकिन हमें क्या करना है? हमें गलत आंसर पहले निकालने हैं। मान लो 2 हमारे आंसर ऐसे आए जो दोनों हमारे सही लग रहे हैं, तो हम किस पे जाएंगे? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा हम उस पे जाएंगे। वो कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट दे रखी है, मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, मतलब एक कारण है और एक उसका रीजन है। अ मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी कोहेरेंट। बिल्कुल, मैथ्स का जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब सुसंगत होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो करिकुलम है उसके 3-4 खासियत है, मतलब उसके 3-4 विशेषताएं हैं। क्या? एक तो वो कोहेरेंट होना चाहिए, एक वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और एक वो एम्बिशियस होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब सुसंगत, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, और इंपॉर्टेंट मतलब आपका महत्वपूर्ण। और कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इसका मतलब ए जो है हमारा वो सही है, ए जो है वो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है स्टूडेंट्स कैन सी हाउ द वन मैथमेटिकल आइडिया। अच्छा, सुसंगत का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो हम मैथ्स की चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब मैथ्स के सब्जेक्ट में हम जो सीख रहे हैं उसे हम दूसरे सब्जेक्ट में भी इंप्लीमेंट कर पाएँ। जैसे ईवीएस में भी मैथ्स का यूज़ होता है, जैसे आपने देखा है जो टाइम वाला क्वेश्चन है वो किस में आ जाता है? हमारा ईवीएस में आ जाता है। तो जो हमने मैथ्स में जो चीज़ें सीखी गई हैं वो हम किस में यूज़ कर रहे हैं? ईवीएस में भी यूज़ कर रहे हैं। उसको हम किस में यूज़ करते हैं? सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में भी यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं? साइंस में भी हम उसे यूज़ करते हैं। अब आगे कह रहा है, रीज़न कह रहा है इसका, स्टूडेंट्स कैन सी हाउ द वन मैथमेटिकल आइडिया कनेक्ट विद अदर। मतलब बच्चे इस चीज को देखें कि एक जो मैथमेटिकल आइडिया है वो किससे कनेक्ट करे? दूसरे से कनेक्ट करे। दस इनेबलिंग देम टू डेवलप न्यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब बच्चे जो है एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करें, जिससे क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड स्किल्स डेवलप होगी। तो हमें बताना है कौन सा सही है। देखो ये तो हमें समझ आ गया था, ए बिल्कुल सही है। अब आगे क्या कह रहा है? अब देखो सुसंगत का मतलब क्या मैंने बताया कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेट होगी। मतलब मैथ्स में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसे हम किस में यूज करेंगे? ईवीएस में भी यूज करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स कैन सी हाउ द वन मैथमेटिकल आइडिया। मतलब बच्चे इस चीज को देखें कि एक जो मैथमेटिकल आइडिया है कनेक्ट्स विद अदर, वो दूसरे से कनेक्ट करें। मतलब जो मैथ्स में हम जो चीजें सीख रहे हैं, जिस टॉपिक को हमने मैथ्स में सीखा है उसे हम ईवीएस में भी कनेक्ट करें। इसका मतलब ये जो है, इसका जो है
इसी के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, मतलब आर जो है ए का बिल्कुल करेक्ट रीजन है। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ए होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, 17वें क्वेश्चन पे। अब देखो 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, मतलब रचनात्मक क्लासरूम का सबसे बढ़िया फीचर क्या है, सबसे बढ़िया उसकी खासियत क्या है रचनात्मक क्लासरूम की। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, मतलब बच्चे जो है जो टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दे रखी है, मतलब वो क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उसका सबसे अच्छा फीचर, उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है। पहली विशेषता दे रखी है स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब क्या है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मतलब मान लो प्राइमरी लेवल की जो बुक है उसमें बच्चे एग्जाम्पल को देखें, उसे सॉल्व करें और उसके बेस पे जो एक्सरसाइजेस दे रखी है उसे सॉल्व करें। ठीक है, आगे टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर जो है बच्चों को निर्देश दे, इंस्ट्रक्शन दे टू डू एन एक्टिविटी, मतलब एक क्रिया करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे, एंड स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग प्रोसीजर्स एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, मतलब टीचर जो है किसी भी चीज को, प्रॉब्लम का एक प्रोसेस बताएगा, बच्चे जो है उस प्रोसेस को फॉलो करके क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। आगे स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सॉर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन देम लाइक कलर, साइज, शेप, वेट एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स, मतलब स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सॉर्ट, मतलब बच्चे जो है डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें सॉर्ट आउट करें, उन्हें अलग अलग करें, क्लासीफाई करें, उनके कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, वेट के हिसाब से एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट, मतलब उनके गुणों के हिसाब से उनको अलग करें, गुणों के हिसाब से मतलब उनके कलर के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से। स्टूडेंट्स आर बिजी कॉपिंग क्वेश्चन सॉल्व दैट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन देयर नोटबुक। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का मतलब होता है एक्टिविटी बच्चों से करवाना, बच्चों से एक्टिविटी करवाना जिससे जो है वो रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके सीखें। अब पहले में क्या कर रहा है, बच्चे जो है एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल जिस तरीके से सॉल्व कर रखे हैं उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसे, अगर ऐसे होगा तो फिर टीचर क्या करेगा, टीचर का तो कोई काम ही नहीं रह गया। अगला कह रहा है टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डू एन एक्टिविटी, मतलब टीचर जो है इंस्ट्रक्शन देगा एक्टिविटी करने के लिए। देखो एक्टिविटी तो होगी लेकिन वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। एंड स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग प्रोसेस, मतलब बच्चे जो है उस चीज़ को दोहराएंगे। तो देखो रिपीटिशन होगा, बच्चे जो है रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेमोराइजेशन आ जाएगा, जो कि गलत है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू सॉर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन टू देम, देखो यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक्टिविटी करवानी है। तो जैसे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की बॉल रख देंगे, उनके अलग अलग कलर होंगे, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि रेड कलर की किताब बुक्स, रेड कलर की जो बॉल है उसे अलग करो, येलो को अलग करो, तो उससे क्या होगा, उन्हें जो है कलर के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो यही क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने देखा बिल्कुल इजी चीजें हैं, हमें क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट करते जाना है और हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि हम पहले भी इसे कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्राइमरी क्लास टेक्स्ट बुक, मतलब वो कह रहा है प्राइमरी क्लास की जो टेक्स्ट बुक होती है उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, लास्ट जो हमने पेपर सॉल्व करा था, कि प्राइमरी क्लास की जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसकी बहुत सारी खासियतें होती है। क्या, वो कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके पेजेस अच्छे होने चाहिए, पेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, उसमें पिक्चर्स यूज़ होनी चाहिए, उसमें जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल होने चाहिए, उसमें एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ें होनी चाहिए। अब देखते हैं, कंसेप्ट शुड बी लिंक टू द डेली लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए हमें बिल्कुल सही दिख रहा है, इसका मतलब ए जहां पर है वो तो आंसर हो सकता है, ओनली सी नहीं होगा।
और बी और डी नहीं होगा। इसका मतलब एक ऑप्शन को पढ़ के हमने क्या कर दिया, दो, मतलब एक स्टेटमेंट को पढ़ के हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब आगे चलते हैं। कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग ओनली मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिंबल। वो कह रहा है कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी अगर ओनली आ जाए तो ओनली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है जिसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। फिर भी ऑप्शन को समझते हैं। वो कह रहे हैं कंसेप्ट हमें समझाने चाहिए कैसे, सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स मतलब प्लस माइनस, क्योंकि मैथ्स में अपने सिंबल होते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। और मैथमेटिकल लैंग्वेज मतलब मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, बाकी हमें कुछ नहीं सिखाना। तो इसका मतलब ये बी वाला हो गया गलत। तो इसका मतलब जिसमें बी आ रहा है वो गलत होगा, बी किसी में नहीं आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं। फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग फॉर्मल एल्गोरिथम। मतलब वो कह रहा है हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, फॉर्मल एल्गोरिथम के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व। फॉर्मल एल्गोरिथम मतलब जो हमारा प्रोसीजर है उसके थ्रू, मतलब हम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके नहीं सिखाएंगे, हम उसे एक फॉर्मूला देंगे और उससे बोलेंगे इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। तो ये हमारा सी वाला हो गया बिल्कुल गलत, तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारा क्या, डी बचा, मतलब ए और डी होगा। डी ऑप्शन को और देखते हैं। द कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस विद कॉन्क्रीट एग्जाम्पल वेयर एवर पॉसिबल। मतलब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या करना है, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है अगर पॉसिबल हो तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 18वें का डी। डी का मतलब ए और डी दोनों इसमें सही है। मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल गलत है, सही कौन सी है, ए वाली और डी वाली। ठीक है जी, अभी तक हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं इसे। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल करिकुलम। वो क्या कह रहा है, प्राइमरी स्कूल करिकुलम का क्या पार्ट नहीं है। देखो प्राइमरी स्कूल में हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अलावा रेगुलर 2D शेप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, और उसके अलावा टेस्लेशन भी पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या नहीं पढ़ते, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ते। लीनियर इक्वेशन हम किस में पढ़ते हैं, टीजीटी में जाके पढ़ते हैं, पेपर 2 में 6, 7, 8 में। इसका मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा प्राइमरी स्कूल के करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो 19th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं जी अपने 20वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब वो क्या कह रहा है, कौन सा कथन इसमें से गणित की प्रकृति को लेकर सही नहीं है। इसका मतलब 3 सही होंगे और एक हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब पढ़ते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट आर अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर। मतलब मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है वो श्रेणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित हैं। बिल्कुल सही बात है, इस बात को हमेशा याद रखना कि मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो श्रेणीबद्ध तरीके से जो है लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है। हमें कौन सा ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। वो कह रहा है मैथ्स जो है वो किस पे बेस्ड है, इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और मैथमेटिकल कंसेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ठीक है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इस बात को हमेशा याद रखना, मैथ्स के जो कंसेप्ट है, मतलब जो मैथमेटिक्स नेचर जो है वो मैथ्स के कंसेप्ट क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये वाला सही है, तो सही है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, गलत वाला, ये भी गलत। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ सिंबल। वो कह रहा है गणित के अपने सिंबल है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये क्या हो गए, मैथ्स के सिंबल हो गए। वर्ड्स, मैथ्स की अपनी एक भाषा है, लैंग्वेज है, भाषा है, तो इसका मतलब ये जो है नेचर है। और हमें क्या ढूंढना है, नहीं वाला, तो ये भी गलत, ये हमारा हो गया सही। इसका मतलब क्या है, मैथ्स जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड नहीं है, वो किस पे बेस्ड है, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, इसे इंडक्टिव को क्या बोलते हैं, आगमन, और डिडक्टिव को क्या बोलते हैं, निगमन। ठीक है, तो हमारा 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होने वाला है, बी होने वाला है। देखो क्या कह रहे हैं, When asked to write 6050, मतलब हमने बच्चे से क्या बोला, 6050 लिखो। पहले तो आपको पता होना चाहिए 6050 कैसे लिखते हैं। 6050 लिखते हैं ऐसे, ठीक है जी, 6050 इन न्यूमरल्स, मतलब न्यूमरल्स मतलब नंबर्स में हमें उसे लिखना है। अ स्टूडेंट रोट द आंसर एज 650।
मतलब लिखना क्या था बच्चे को 6050, लेकिन उसने क्या लिख दिया 650। इसका मतलब बच्चे ने गलती करी है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा होगा बच्चे ने जो गलती करी है ये किस वजह से करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कंटेक्स्ट, मतलब इस कंटेक्स्ट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सबसे अच्छी है। स्टूडेंट शुड बी गिवन 10 सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। वो कह रहा है बच्चे को ना 10 प्रॉब्लम ऐसी और दे दो सॉल्व करने के लिए। बच्चा इसे सॉल्व नहीं कर पाया तो 10 को और सॉल्व कैसे करेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी गलती को सुधारना पड़ेगा, तब हम देंगे ना क्वेश्चन। तो ये तो हो गया गलत। द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू शुड बी स्ट्रेंथेंड यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, ठीक है। द टीचर शुड गिव द राइट आंसर, मतलब बच्चे को, टीचर को इस क्वेश्चन का सही आंसर देना चाहिए बच्चे को, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल गलत है। कंसेप्ट तो सिखाओगे उसे, यूं थोड़ी है सही आंसर बता दिया और चलो आगे। इट इज अ केयरलेस मिस्टेक, मतलब वो कह रहा है बच्चा लापरवाह है। नहीं, बच्चा बिल्कुल लापरवाह नहीं है। बच्चे के बारे में कभी भी गलत कोई शब्द मत सुन लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कभी भी बच्चा अगर इस तरीके की प्रॉब्लम करता है तो उसका मतलब क्या है, बेस 10 और प्लेस वैल्यू में उसे दिक्कत होती है, इस वजह से होता है। तो इसका मतलब 21वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब हम आ चुके हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग लर्नर। मतलब वो कह रहा है कि कौन सी चीज बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहेंस करेगी, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो उनके अंदर कुशलता है उसको बढ़ाएगी। कौन सी चीज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ सॉल्व्ड एग्जांपल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। वो कह रहा है, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या था, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज हम ऐसी करें जिससे बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। वो कह रहा है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ सॉल्व्ड एग्जांपल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। वो कह रहा है जो टेक्स्ट बुक, जो किताब में जो हमें गिवन एग्जांपल दिए हुए हैं बच्चे उसको सॉल्व करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन मेंटल मैथ वर्कबुक, मतलब वो कह रहा है जो मैथ्स की जो वर्कबुक है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। नहीं। एम्फसाइजिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है, सेकंड ऑप्शन हमारा रह गया था, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल सिचुएशंस, मतलब मैथ्स को, मतलब क्या कह रहा है, सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल सिचुएशन, मतलब मैथमेटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया जाए और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए थ्रू पिक्चर्स, सिंबल्स, ड्राइंग एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब बच्चा अगर इन तरीके से चीज़ों को करेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो क्या होगी, इनहेंस होगी, वो बढ़ेगी। तो 22वें का जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब 23वें क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया डाइंस ब्लॉक का। किसका आ गया, डाइंस ब्लॉक का। तो पहले आप देख लो कि डाइंस ब्लॉक होता क्या है। डाइंस ब्लॉक होते हैं ये, ठीक है। डाइंस ब्लॉक क्या होते हैं, ये होते हैं। डाइंस ब्लॉक का जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, इसका बहुत यूज़ है, प्लस में भी यूज़ है, माइनस में भी यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ा जो यूज़ होता है उसका, इसमें किसका होता है, प्लेस वैल्यू का, किसका, स्थानीय मान का यूज़ होता है इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट कैन बी टॉट यूजिंग डाइंस ब्लॉक, मतलब डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल करके किस कंसेप्ट को अच्छे से सिखाया जा सकता है। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा इसका यूज किस में होता है, फ्रैक्शन में यूज होता है। किसका, फ्रैक्शन में यूज होता है, प्लेस वैल्यू वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है। अब देखो पहले तो एलिमिनेट करते हैं, वॉल्यूम में कोई यूज नहीं होता तो ये खत्म हो गया। एडिशन में यूज होता है, प्लेस वैल्यू में यूज होता है, सब्ट्रैक्शन में यूज होता है। अगला एडिशन, प्लेस वैल्यू और फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन और शेप, शेप में कोई यूज नहीं है इसका, इसे हटा दो। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा यूज किस में होता है, फ्रैक्शन में। अगर आपको बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में समझाना है कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, डाइंस ब्लॉक का यूज करो। बच्चे को आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, तो किसके बारे में, किस चीज से आप करोगे, डाइंस ब्लॉक। ठीक है। इसका मतलब फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। और मैंने क्या बोला, प्लेस वैल्यू, क्या बोला, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी। पहला भी सही है, पहला भी सही है, एडिशन में भी यूज होता है, सब्ट्रैक्शन में भी, लेकिन सबसे ज्यादा दो चीजों में यूज होता है डाइंस ब्लॉक का, एक तो फ्रैक्शन में और एक प्लेस वैल्यू में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।
अब देखो 24वां क्वेश्चन है, राजलक्ष्मी वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ मार्बल। मतलब लड़की का नाम क्या है, राजलक्ष्मी है, वो कौन सा गेम खेल रही है, मार्बल, गेम ऑफ मार्बल, ठीक है। मतलब उसके पास पीसीज है मार्बल, वो खेल रही है। शी लॉस्ट 6 मार्बल्स, उसके 6 मार्बल जो है, मतलब मार्बल को आप क्या कह सकते हो, एक तरह कंचे कह सकते हो, उसके 6 कंचे खो गए इन द गेम एंड इज नाउ लेफ्ट 8 मार्बल, ठीक है। उसके पास जो है 6 जो है वो खो गए और बचे कितने, 8। विद हाउ मैनी मार्बल्स डिड शी स्टार्ट द गेम, मतलब उसने कितने मार्बल्स के साथ उसने गेम शुरू किया था। उसके खो कितने गए, 6, उसके पास बचे कितने हैं, 8। तो इसका मतलब उसने कितने मार्बल से शुरुआत करी थी, 14 मार्बल से शुरुआत करी थी। इसका मतलब एक कंसेप्ट किसका है, एडिशन का। अ कंटेक्चुअल क्वेश्चन ऑन एडिशन, मतलब एक क्वेश्चन किस चीज का, एडिशन का। मतलब इस तरीके से हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, एडिशन सिखाना चाहते हैं, प्लस करना सिखाना चाहते हैं। तो 24वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब देखो, द पर्पज ऑफ मैथमेटिकल पजल, मतलब जो मैथ्स की जो पजल होती है, मैथ्स में जो पजल का जो हम यूज करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, इज टू प्रमोट, ठीक है। वट, मतलब वो कह रहा है मैथमेटिकल पजल जो हम यूज करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैथ्स की पजल का यूज करते हैं। तो जो मैथ्स की पजल का हम जो यूज करते हैं उससे बच्चों में क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल होती है प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट बनता है, बिल्कुल। अगर हम पजल से क्वेश्चन को कराएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, बच्चों को मजा आएगा, रुचि बच्चों की बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पजल से अगर हम चीजें कराएंगे तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इनहेंस होगी। एम्फेसिस ऑन एल्गोरिथम, नहीं, इसे हटा दो, एल्गोरिथम कहीं भी आ जाए वो गलत है। देखो, अगर हम बच्चों को मैथ्स की पजल करवाते हैं तो बच्चों को ड्रिल होगी, प्रैक्टिस होगी, मजा भी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होगी। तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होगी। मतलब प्रश्न को, समस्या को समाधान करने की जो उसके अंदर स्किल है वो अच्छी होगी, डेवलप होगी। तो इसका 25वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। देखो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 5 रूल्स ऑफ न्यूमैन, देयर आर 5 रूल्स ऑफ न्यूमैन एरर एनालिसिस। मतलब पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमैन एरर एनालिसिस के टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 रूल। दे आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर, मतलब वो जो है एक रैंडम ऑर्डर में दिए हुए हैं। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब हमें क्या बताना है कि न्यूमैन एरर ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या जो 5 जो चीजें दी हैं, 5 जो रूल दिए हैं उसका जो है स्टेप क्या होगा। अब इसके बारे में देखने से पहले आगे चलते हैं, एक बार जरा इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं। देखो, न्यूमैन जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो। कैन स्टूडेंट रीड द वर्ड ऑफ द प्रॉब्लम, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, मतलब क्वेश्चन को एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद कॉम्प्रीहेंस करो, उसे कॉम्प्रीहेंशन करो कि उसमें लिखा क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर प्रोसेस, फिर इनकोडिंग। तो आपको ये 5 स्टेप याद करने हैं, रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस स्किल और एनकोडिंग। अब चलते हैं उसमें। तो सबसे पहला क्या होगा, रीडिंग, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहला क्या होगा, रीडिंग होगा, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन होगा। तो रीडिंग का मतलब सी आएगा, तो ये खत्म, पहले पहले आएगा सी, ये खत्म। और सी के बाद क्या आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके बाद हमारा क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था। एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरा हमारा जो था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले रीडिंग होगा, रीडिंग का मतलब सी होगा, तो ए खत्म, बी खत्म, पहले सी आएगा। उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया हमारा, ये ए हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, बी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा ऑप्शन से हमें जाना है। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं इन चारों एग्जाम्पल में से
कौन सा एग्जाम्पल ओपन एंडेड का है? मैंने देखो लास्ट क्लास में भी बताया था, ओपन एंडेड मतलब खुले वाले प्रश्न और क्लोज एंडेड मतलब बंद प्रश्न। ओपन एंडेड प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके एक ही आंसर पॉसिबल होता है। वो कह रहा है लिस्ट 5 होल नंबर्स बिटवीन 136 एंड 142। वो कह रहा है 136 से 142 के बीच में 5 होल नंबर लिखो। बिटवीन का मतलब 136 और 142 को नहीं लेंगे, तो इसमें नंबर क्या होंगे? 137, 138, 139, 140 और 141। तो 136 से 142 के बीच में हम कितने होल नंबर लिख सकते हैं? 5। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया क्लोज एंडेड वाला। लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है? ओपन एंडेड वाला। ये खत्म। वो कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35। वो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 35 है। अगर पहला नंबर 16 है तो दूसरा क्या होगा? देखो, दो नंबर का सम मतलब x प्लस वाई का सम कितना है? 35। एक नंबर कितना है? 16। मान लो x है 16, तो जो दूसरा नंबर जो y होगा वो क्या होगा? 35 माइनस 16 कितना होगा? 19 होगा। तो y की वैल्यू एक ही आई है 19, तो इसका मतलब y भी कौन सा हो गया? क्लोज एंडेड हो गया। ये भी गलत। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:5। अगला पढ़ते हैं। लिस्ट 4 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन द नंबर फॉर्म्ड बाय 7 टेंस एंड 8 वंस। वो कह रहा है 4 नंबर ऐसे बताओ जो 7 10 और 8 वन से ज्यादा है। 7 10 का मतलब 70 और 8 वंस का मतलब 8। इसका मतलब 4 नंबर हमें ऐसे बताने हैं जो क्या है? 78 से ज्यादा है। वो 79 हो सकता है, 80 हो सकता है, 81 हो सकता है, 82 और 83, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। तो इसका हमारा आंसर, इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन अ समेटिव असेसमेंट। वो कह रहा है समेटिव असेसमेंट में किस चीज को हम इंक्लूड करेंगे। हमेशा याद रखना, जो समेटिव असेसमेंट होता है इसमें हम किसको यूज करते हैं? किसको इंक्लूड करते हैं? टर्म एंड एग्जामिनेशन। मतलब जो टर्म के लास्ट में जो एग्जाम होते हैं उसे समेटिव असेसमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो सीधा आपको क्या याद रखना है? समेटिव असेसमेंट में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? टर्म एंड एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 40 बाय 5। मतलब हमने क्या करा? एक बच्चे से बोला कि 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो उसने आंसर दे दिया होगा 225। मान लो इसका आंसर कितना आ गया? 225। अ स्टूडेंट एड्स 45 5 टाइम्स। मतलब उसने क्या करा? 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह 45 को क्या करा? 5 बार ऐड कर दिया। 45 को 5 बार ऐड कर दिया, तो 45 को 5 बार ऐड करने से भी कितना आया? 225। मतलब टीचर ने बच्चे से क्या बोला कि 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो उसने 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह उसने क्या करा? 45 को 5 बार प्लस कर दिया। आंसर दोनों केस में सही आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, वो क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंटेक्स्ट। मतलब गिवन कंटेक्स्ट के हिसाब से सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएशन क्या हो सकती है? द स्टूडेंट डज नॉट हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई बच्चे ने सही आंसर दिया और बिल्कुल सही तरीके से दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे में जो है कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर क्रिएटिविटी। मतलब बच्चे ने जो स्ट्रेटेजी यूज की है वो क्रिएटिविटी दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है। एज शी इज एबल टू एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब उसकी जो एडिशन की जो नॉलेज थी उसने किस में यूज करी? मल्टीप्लिकेशन में यूज करी। ये बिल्कुल सही लग रहा है। और देखते हैं, द स्ट्रेटेजी यूज बाय स्टूडेंट कांट बी यूज्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। ना, बिल्कुल गलत है ये भी। द यूज ऑफ फॉर्मल एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लिकेशन नीड्स टू बी एम्फेसाइज ओवर द यूज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा 29वें का वो क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है जी। मतलब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह उसने क्या करा? 45 को 5 बार प्लस करा है, तो बिल्कुल सही करा है। इसका मतलब उसकी जो एडिशन की जो नॉलेज थी उसने किस में दिखाया? उसे मल्टीप्लिकेशन में उसने यूज किया। अब देखो जी, ये हमारा 4th पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है।
अब देखो 30वां क्वेश्चन है ये हमारा। देखो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005। देखो मैंने आपसे क्या बोला है, एनसीएफ 2005 से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली लिखा हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें डायरेक्टली नहीं लिखा होगा लेकिन इनडायरेक्टली पूछा होगा। वो क्या कह रहा है, द एनसीएफ 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब टीचिंग मैथमेटिक्स में जो पोजीशन पेपर है वो क्या दिखाता है, क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट एनकरेज परसेप्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज मैकेनिकल कंप्यूटेशन, which of the following is most appropriate, explain the meaning of the given statement। मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है, क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, ठीक है, निष्पक्ष तरीके, मूल्यांकन के जो निष्पक्ष तरीके हैं वो क्या दिखाता है, द नेचर ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स हैज लेड टू मैथमेटिक्स बीइंग रेफर्ड टू एज कंप्राइजिंग ओनली प्रोसीजर एंड कंप्यूटेशनल स्किल रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द नेचर ऑफ असेसमेंट मतलब वो जो असेसमेंट जो है, मूल्यांकन की जो प्रकृति है इन मैथमेटिक्स, हैज लेड टू मैथमेटिक्स बीइंग रेफर्ड टू एज अ कंप्राइजिंग ओनली प्रोसीजर एंड कंप्यूटेशनल स्किल रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटेशनल स्किल आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, हैंस शुड बी टॉट थ्रू एक्टिविटी यूजिंग, नहीं। कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो आज जो है हमने सीटेट का 4th पेपर जो कर लिया है, ठीक है। तो इसमें टोटल हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। तो हम जल्दी से मिलते हैं आपके साथ 5वें पेपर के साथ। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, जो भी आपने पुराना पढ़ा है उसे बार बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए अच्छे से, और उनके उसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उन कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, तो वही क्वेश्चन दोबारा आपको देखने में मिलेंगे एग्जाम में। कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें आई हुई हैं वही आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम यहीं इतना ही छोड़ते हैं, अगली क्लास में हम जल्दी से आपसे मिलते हैं। ओके बाय।